हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन केसीसी स्कूल। आज हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, रूलिंग ऑफ कंट्री साइड्स, जिसमेमें कॉलोनियल एग्रीगेशन पॉलिसीज पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी पॉलिसी चलाई गई थी कंपनी के द्वारा। देखो 1764 में कंबाइंड आर्मी ऑफ द मीर कासिम के और नवाब ऑफ बंगाल की आर्मी मर्ज हो गई थी, एक साथ जुड़ गई थी। नवाब अबादन मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड आर डिफीटेड बाई ब्रिटिश फोर्स के साथ में वो लड़े। जनरल हेक्टर मार्टो एट बक्सर का युद्ध हुआ। दीवानी राइट्स दिए गए थे कंपनी के द्वारा। द शाह आलम सेकेंड अपॉन द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवाने एंड द गेव द दीवानी राइट्स दिया गया। एंड बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को उसके अधीन किया गया। दीवान द कंपनी बिकम चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरीज आर राइट टू कलेक्ट एंड लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वो ट्रीटी के दौरान बहुत सारा पैसा यानी कि लैंड रेवेन्यू और वो कलेक्ट करते थे, जिसके अंदर ईस्ट बंगाल में द कंपनी एट द एडमिनिस्ट्रेशन एट द ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सोर्सेज, यानी कि कंपनी का मुख्य स्रोत क्या था, सिर्फ रेवेन्यू सोर्सेज थे, यानी कि जो लैंड कर वसूल किया जाता था वो। एंड इट्स एम वाज द कलेक्ट एनफ ऑफ रिसोर्सेज। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज एनफ किए थे जिससे वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते। मीट ग्रोइंग नीड ऑफ कंपनी एंड आल्सो बाई कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। अगर जैसे कि सिल्क या कॉटन को कंपनी के द्वारा आल्सो बाई करती थी और उनसे अच्छा मतलब कि पैसा वसूल करके फिर यहाँ पे फिनिशिंग गुड के रूप में यहाँ पर बेचती थी। बिफोर 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी आर परचेज इंडियन गुड्स बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड द इंग्लैंड, यहाँ से इंपोर्ट करके वो कहाँ बेच देती थी, इंग्लैंड। एंड कंपनी आर अपॉइंट द दीवान, और कंपनी ने इसके लिए दीवान बनाया, बट इग्नोरिंग द इंडियन कस्टम को इग्नोर करते हुए ट्रेडिशन को 1765 से 1793 तक ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने चालू रखा। न्यू मेथड से कलेक्ट करना शुरू कर दिया रेवेन्यू को। एंड इट वाज मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कंपनी नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अब वो रेवेन्यू कलेक्शन का उत्तरदायित्व तो नहीं देती थी, अब वो खुद अपने हाथ में रखती थी। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नो हैव द फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि किसी भी नवाब के पास में कोई फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं था। अंडर द कंडीशन बोथ ऑफ पीजेंट ऑफ द आर्टिशियन सभा, इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिशियन थे जो हमारे यहाँ के हस्तकार शिल्पकार थे, उनको सफ़र करना पड़ा। आर्टिशियन आर द फोर्सली सेल द गुड्स ऑफ लो रेट, उनको फोर्सपूर्वक अपना सामान था जो कम कीमत पर बेचना पड़ा। ही डिमांड ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ बोथ एरिया शो द डाउनवर्ड एंड द ट्रेंड ऑफ द ब्रस्ट फेमाइन ओक्यूर द बंगाल, और उन्होंने इसी वजह से फेमाइन के कारण ट्रेंड का डाउनवर्ड होता चला गया बंगाल को। वाइप द मैक्सिमम पॉपुलेशन होने के कारण उनका जो आर्टिशियन था उनका सारा काम ठप हो गया। एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स द ब्रिटिश अराउंड द इंडिया द विलेजर आर द वेल सफिशिएंट थे, अच्छा व्यापार चलता था, अच्छा काम करते थे। पीपल वर हैप्पीली अपने आप को यानी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। फार्मर द राइट आर लैंड, जो जमीन होती थी उसमें सिर्फ फार्मर का राइट होता था। दे आर कल्टिवेटेड, जो अपनी फसल उगा सकते। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन चेंज, जो ब्रिटिशर आए सिचुएशन चेंज होती गई। रेवेन्यू बिगेन टू कलेक्टेड, उनसे कर वसूल किया जाने लगा कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर मनी टू पे ऑफ आर्म द नीड ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी के द्वारा रेवेन्यू लगाया, कर लगाए गए, जिससे वो उससे ज़मीन के अकॉर्डिंग, लैंड के अकॉर्डिंग किसानों से वसूल करने लगी। द मेजर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू अडोप्टेड वे, देखो परमानेंट सिस्टम किया गया था, रोयटवारी सिस्टम था और महावेशरी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम और रोयटवारी सिस्टम था। ये सब परमानेंट सेटलमेंट क्या था, 1793 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया। इज अकॉर्डिंग द सेटलमेंट ऑफ राजस एंड द फार्मर मेड द जमींदार बनाया गया, जिसके बिकम हायरेटी ओनर ऑफ द लैंड। जो ओनर होता था ना लैंड का, दे कलेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था बाकी छोटे जमींदारों से। एंड कुड नॉट इंक्रीज द फ्यूचर, ताकि ये इसलिए इंक्रीज लिया जाता था ताकि वो फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सके। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार बिकम हायरेटी ओनर हो चुके थे। एंड द कुड सेल एंड लीज द लैंड, वो क्या करने लगे, अपनी उनकी जो किसान थे उनकी ज़मीन को लीज पे लेने लगे। एंड बोरो द मनी एंड उनको पैसे देने पर लगे, उधार पैसे दें मनी लैंडर्स हाई रेट पे इंटरेस्ट पे एंड द ताकि वो अपना कर चुका सके। जिससे वो क्या हुआ, बार बार कर लेने की वजह से वो अपनी कंडीशन उनकी निचले स्तर पर पहुंच गई, यानी कि पैदावार कुछ होती नहीं थी, ज़मीन उनके अधीन थी। वो अपना कर चुकाने के लिए नवाब जमींदारों से पैसा ले देते, फिर उसको चुकाने के लिए लगातार भी कर वसूल करते जाते थे और हाई इंटरेस्ट पे देते थे, जिससे वो अपना इंटरेस्ट ब्याज ही चुकाने में अपना उसका पूरा समय चल जाता था। मूल ब्याज तो मूल धनराशि तो वो चुका ही नहीं पाते थे।
अब आता है महलवारी सिस्टम। इसमें महलवारी सिस्टम में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर पंजाब में इस सिस्टम में ड्राइविंग द माइनिंग ऑफ वर्ड इज द महल विच आर मीन्स ऑफ विलेज और वी स्टेट, यानी कि महल विच मीन्स ए विलेज और एक स्टेट से लिया जाता है। विलेज रिप्रेजेंट वाज कलकत्ता तालुकादार, यानी कि एक तालुका कहा जाता था, तालुकादार बनाया जाता था। टू फोल्ड सिस्टम था। ऑफिशियल कंपनी और कन्वेंस न्यू लैंड रिवेन्यू यहीं से कलेक्ट किया जाता था, यानी गाँव से। एक कंपनी के द्वारा रिवेन्यू जमींदार के द्वारा बेनिफिशियल होता था, जितनी एग्रीकल्चर गुड्स होता था उस पे लिया जाता था एक गांव का। एंड द मैगवाइज प्लान द न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन केम द इफेक्ट ऑफ 1822 में से लगाया गया था। अब आता है रोड वाइज सिस्टम, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।